हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल का मास्टर कप का मैच, जो कि होने जा रहा है न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है नॉर्थ सिडनी ओवल, जो कि न्यू साउथ वेल्स का घर है। वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा करंट लीग पोजीशन क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है इस मैच का। ध्यान से देखो, ठीक है। चार टीमें अभी भी कंटेंशन में हैं। ये दोनों टीमें तो बाहर हो चुकी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया। तास्मानिया के पास भी मैथमेटिकली चांस है। तास्मानिया का नेट रन रेट जो है बहुत बुरा नहीं है। अगर न्यू साउथ वेल्स यहाँ पर कल के मैच में हार जाती है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी तरीके से हारे, बस हार ही जाए, और अगर तास्मानिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को ठीक ठाक तरीके से हरा देती है तो उनके पास काफ़ी अच्छा मौका होगा कि वो फाइनल में जाए क्वींसलैंड के साथ। क्योंकि जो भी टीम जीतती है आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर तास्मानिया यहाँ पर जीतती है तो 10 से वो चले जाएंगे 14 पे। ठीक है। नेक्स्ट दिन तास्मानिया के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ही मैच है। तो अगर आप समझ लीजिए, अगर तास्मानिया नहीं जीतती है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जीतती है, तो वो चले जाएंगे 15 पॉइंट्स पर। ठीक है। तो अगर किसी टीम को इस मोमेंट पे थोड़ा बहुत रिस्क है, वो है न्यू साउथ वेल्स की टीम। ठीक है। उनको यहाँ पे मैच जो है अपना मैच जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो तास्मानिया के पास मौके आ जाएंगे, यहाँ तक कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास तो मतलब लॉजिकल मौके हैं ही। तो ये दोनों ही टीम कंटेंशन में आ जाएगी फाइनल में जाने के लिए क्वींसलैंड के साथ। तो न्यू साउथ वेल्स की तरफ से आप डेस्परेसी जो है ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं। अभी आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि क्या क्वींसलैंड फाइनल में जाना पक्का है। देखिए, अभी तक जो हालत है, जो रन रेट है इनका, जाना तो चाहिए, लेकिन चांस यहाँ पर भी है। अगर समझ लीजिए न्यू साउथ वेल्स उनको कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से हरा देती है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तास्मानिया को बहुत बुरी तरीके से हरा देती है, तो अगर रन रेट का यहाँ पे जो मामला है वो फिक्स हो जाता है, तो हो सकता है कि क्वींसलैंड भी फाइनल में नहीं जाए। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि क्वींसलैंड का आप देख सकते हैं लगभग 2.0 के आसपास जो है नेट रन रेट पहुँच चुका है, जबकि किसी भी टीम का 1.4 के आसपास भी नहीं है। ठीक है। तो 0.6 का जो है गैप मेंटेन कर पाना, मतलब मिटा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वींसलैंड आप लगभग समझ सकते हैं सेफ़ है, लेकिन फिर भी वो इस मैच से कोई रिस्क नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन न्यू साउथ वेल्स को जो है ये मैच जीतना ही पड़ेगा अगर उनको फाइनल में जाना है तो। ठीक है। क्योंकि अगर वो यहाँ पे हार जाते हैं और अगर नेक्स्ट मैच डे में अगर न्यू साउथ माफ करना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो इजीली पहुँच जाएंगे, और अगर इवन तास्मानिया भी जीत जाती है तो उनके पास भी मौका आ जाएगा कि फाइनल में पहुँचे क्वींसलैंड के साथ। तो ये है स्टेज। अभी आप समझ सकते हैं कि दोनों टीमों की मेंटालिटी क्या हो सकती है। तो आ जाते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो क्वींसलैंड आपको यहाँ पे 4-1 से पिछड़ती हुई दिख जाएगी। लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चारों के चारों ही जो मैचेस न्यू साउथ वेल्स जीती है वो सारे के सारे मैचेस हुए हैं सिडनी में, जहाँ पे हमें मैच को देखना भी है। ठीक है। एक मैच जो ब्रिस्बेन में हुआ था इस बीच, वही मैच एकमात्र मैच था जो क्वींसलैंड जीती थी। वो मैच लेके हमारा कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये मैच तो होगा नहीं ब्रिस्बेन पे। और उससे भी बड़ी बात, जिस टीम को क्वींसलैंड ने हराया था पिछले सीज़न में पहला जीत जो है उन्होंने दर्ज करा है आखिरी 5 मैचों में से, वो न्यू साउथ वेल्स की टीम और अभी की न्यू साउथ वेल्स की टीम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ठीक है। आपको सब कुछ मैं समझा देता हूँ, देखते रहो। तो स्टार्ट करते हैं 2016 से। तो जैसा मैंने बताया 5 में से 4 मैच सिडनी में हुए हैं। तो 2016 से 2018-19 तक के जितने भी मैचेस हैं वो सारे ही सिडनी में ही हुए हैं। तो देखते रहो। इस फिक्चर में ना ग्रेजुअली रन्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये है ऑब्जर्वेशन नंबर 1, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 ये है, क्वींसलैंड की बॉलिंग दिन बाय दिन यहाँ पे ख़राब होती हुई दिखी है इस फिक्चर में। और ऑब्जर्वेशन नंबर 3 ये है कि न्यू साउथ वेल्स की टीम के जितने भी इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, सब ने किसी ना किसी मैच पे यहाँ पे बंचेस में जो है विकेट निकाला हुआ है। ठीक है। अभी तक जितने ने भी खेल रहे हैं, तो देखते रहो। तो यह है पहला मैच, क्वींसलैंड 172 पर निपट गई। पैट कमिंस साथ में हेजलवुड और हेनरिकेस के विकेट थे। पैट कमिंस ने यहाँ पर बॉलिंग से लीड किया। न्यू साउथ वेल्स ने चेस कर लिया था, जहाँ पर ह्यूजेस और हेनरिकेस से। यहाँ पर माइकल नेसर जिन्होंने इस फिक्चर में कुछ परफॉर्मेंसेस करे हुए हैं। तो ये है अगला मैच। ये भी हुआ था सिडनी में। यहाँ पर भी क्वींसलैंड का बैटिंग जो है अच्छा नहीं हुआ। इस बार लीड किया किसने? नेथन लेन ने, एक और इंटरनेशनल बॉलर। न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग यहाँ पर ठीक ठाक हुई थी। फिर से आपको हेनरिकेस दिख जाएंगे, माइकल नेसर इस बार बॉलिंग से, और इस बार पैटरसन। अगला मैच ये भी सिडनी में हुआ था, यह है 2017 का मैच। इस बार क्वींसलैंड की बैटिंग खराब नहीं रही थी। खवाजा के आपको परफॉर्मेंस दिख जाएंगे, लैबुशेन दिख जाएंगे। इस बार लीड किया किसने? मिचेल स्टार्क ने। ठीक है। साथ में एबॉट और लेन। एक चीज़ नोटिस करो, देखो, कमिंस ने यहाँ पर लीड किया। उसके बाद कमिंस को ज़्यादा विकेट नहीं मिले, दूसरे किसी बॉलर को मिले, लेकिन कमिंस के खाते में विकेट था। उसके बाद लेन ने यहाँ पर लीड किया। अगले मैच में लेन लीड तो नहीं कर पाए, दूसरे किसी बॉलर ने करा इंटरनेशनल बॉलर्स में से, लेकिन लेन के खाते में फिर से यहाँ पर विकेट। उसके बाद अगला मैच ये भी हुआ था सिडनी में। इस बार क्वींसलैंड ने बनाया 296।
ये कुछ परफॉर्मर्स है जिन्होंने विकेट निकाले। फिर से एक इंटरनेशनल बॉलर, इस बार डैनियल सैम्स, जिन्होंने 3 विकेट निकाला। न्यू साउथ वेल्स ने वापस से चेज कर लिया। नोटिस करते रहो रन्स बढ़ते जा रहे हैं क्वींसलैंड के। 172 हुआ, चेज हो गया। 186 हुआ, चेज हो गया। उसके बाद 282 हुआ, वो भी चेज हो गया, देर ओवर रहते वो भी। उसके बाद 296 बना, वो भी चेज हो गया। और इस बार तो लगभग 4 ओवर रहते। तो यहाँ पर करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको ये कुछ बॉलर्स हैं जो सैम्स वगैरह तो वापस आ गए हैं, तो उनके बारे में आगे हम बातें करेंगे ही। हेनरिकेज आपको दिख जाएंगे जो काफ़ी कंसिस्टेंट आपको दिख रहे हैं इस फिक्चर में। लगातार मैचेस में इनके रन हैं, ठीक है। ये शायद एक मैच छोड़ के, नहीं इस मैच में हेनरिकेज खेले नहीं थे, तो यहाँ पर ह्यूजिस का शतक था, निसर का यहाँ पर भी 1 विकेट थे। 4th मैच रन और ज़्यादा हो गया। ये कुछ परफॉर्मर्स थे, न्यू साउथ वेल्स ने वापस से चेस कर लिया। जैसे हेनरिकेज वापस आ गया, फिर से शतक। और आखिरी जो मैच हुआ था ये हुआ था ब्रिस्बेन में, और यही एक लौता मैच है आखिरी 5-6 मैचेस में से अगर हम बात करें जो कि जीती है क्वींसलैंड की टीम। लेकिन नोटिस करो रन्स यहाँ पर भी कंसीड करे थे क्वींसलैंड की बॉलिंग ने। 305 यहाँ पर बने। हेनरिकेज फिर से, और इस बार जैक एडवर्ड्स और बर्थूस के रन से। जैक एडवर्ड्स ने भी आखिरी 2 मैच में रन बनाए हुए हैं वैसे। और ये कुछ बॉलर से क्वींसलैंड ने चेस कर लिया। लीड किया किसने? सैम हिजलेट, बर्न्स, लैबुशेन और विल्डरमुथ। आखिरी मैच यहाँ पर भी बर्न्स, आखिरी जो मैच हुआ था हिजलेट और बर्न्स यहाँ पर थे। सेकेंड लास्ट जो मैच हुआ था हिजलेट और बर्न्स के कुछ रन यहाँ पर भी थे, ठीक है। और उसके पहले लैबुशेन हमें देखने को मिले हैं, 2 बार उनका नाम आया है। खवाजा का 2 नाम आया है, ठीक है। तो ये 3 प्लेयर्स हैं जिनके बैटिंग से कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस आए हैं, और माइकल नेसर के बीच बीच में विकेट्स हैं। और न्यू साउथ वेल्स की तरफ से डैनियल ह्यूजिस और मोजिस हेनरी के साथ नोटिस कर सकते हैं नामों में से। और इंटरनेशनल जो बॉलर्स हैं, हमें किसी न किसी ने हमेशा ही यहाँ पर बंचेस में जो है विकेट निकाला है। हमेशा नहीं, मतलब एक आध बार तो विकेट निकाला ही है। तो ये है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और जो ऑब्जर्वेशन वाली बात है वो है ये कि सिडनी में तो अभी तक हरा नहीं पाई है क्वींसलैंड की टीम न्यू साउथ वेल्स को, ठीक है। वो है तब की टीमों की मैं बात कर रहा हूँ जब तो इनकी इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हुए थे, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो अवेलेबल होते भी नहीं हैं क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस हुआ करते थे तब। अभी तो कोविड सिचुएशन के चलते वो मैचेस ज़्यादा नहीं होते हैं, तो अभी तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल हैं और रिकॉर्ड्स भी इनके साथ है। तो फिर से हो सकता है कि न्यू साउथ वेल्स को ही आप फेवरेट माने। और एक जो चीज़ है कि क्वींसलैंड की बॉलिंग जो है इस फिक्चर में कभी भी अच्छी नहीं हुई है। एक बार के लिए न्यू साउथ वेल्स का बॉलिंग जो है अच्छा हुआ करता था पहले 2 मैचेस में जो हमने देखा 2016 और 2017 में। उसके बाद से क्वींसलैंड ने रन बनाया है भले ही, लेकिन हमेशा ही या तो चेज़ कर लिया है न्यू साउथ वेल्स ने। और जब उन्होंने बैटिंग फर्स्ट किया उस टीम के साथ, जिस टीम में मतलब कम से कम 7-8 ऐसे प्लेयर्स थे जो अभी करंट स्क्वाड का पार्ट भी नहीं है, तो उस टीम के साथ भी 300 के ऊपर जो है न्यू साउथ वेल्स ने बना दिया था। तो ये है सारी कहानियाँ, ठीक है। क्वींसलैंड काफ़ी पीछे नज़र आती है इस फिक्चर में, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। आखिरी मैच वो जो जीते थे वो न्यू साउथ वेल्स का बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा एक टीम था, उसको उन्होंने हराया था, वो भी अपने घर पे। नहीं तो सिडनी में जब भी मैचेस हुए हैं क्वींसलैंड हमें यहाँ पर पीछे होते दिख जाइए। कुछ परफॉर्मर्स हमने देखे हैं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो जो नाम हमें दिखेंगे, जो बर्न्स हमें दिख जाएंगे, 38 का औसत है उनके पास। और उस्मान ख्वाजा 65, 3 ही मैच उन्होंने खेला है जिनमें से 2 बार हमने उनका नाम देखा है, तो काफ़ी कंसिस्टेंट है वैसे अगर हम नोटिस करेंगे उस्मान ख्वाजा का। इसके सिवाय मानस लैबुशेन का भी हमने 1-2 बार देखा है। आखिरी 2 मैच पे सैम हिजलेट का भी हमने देखा है। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से अगर हम देखें तो बहुत ही बड़े एक परफॉर्मर का नाम हमारे सामने आ रहे हैं, वो है मोजिस हेनरिकेज। लगभग 99 के आसपास इनका औसत है। याद रखना मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोप्स नहीं होते हैं हमेशा बड़े रन्स खेलने का, तो नॉट आउट भी रहे होंगे, लेकिन 99 का औसत है जो आपके सामने अवेलेबल है। इसके सिवाय आपको कर्टिस पैटरसन का भी दिख जाएगा, लेकिन चांस ये है कि इनको आखिरी मैच में खेलने का इस मैच में खेलने का मौका नहीं मिले। क्यों मैं आगे दिखाता हूँ। और डैनियल ह्यूजिस। बॉलिंग में क्वींसलैंड की तरफ से कोई नाम नहीं है, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से बहुत प्लेयर्स आए हैं, परफॉर्म करे हैं, उसके बाद कंसिस्टेंटली नहीं खेले हैं, तो इसीलिए नाम किसी का नहीं है। लेकिन शॉन एबॉट का नाम है जो कि कल के मैच में अवेलेबल नहीं है, और एवरेज कुछ खास इनका नहीं है। बाकी तो आपने देख ही लिया जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स खेले हैं, एक प्लेयर को छोड़ के, उनका अभी भी आना बाकी है, हालांकि वो खेले नहीं है इस पिक्चर में, लेकिन जो भी हो एक प्लेयर को छोड़ के सारे ही इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, चाहे वो कमिंस हो जाए, चाहे वो सैम्स हो जाए, स्टार्क हो जाए, लियोन हो जाए, सब ने जब भी वो खेले हैं यहाँ पर विकेट निकाला है, ठीक है। अभी ये है सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से हमारे सामने देखने लायक थी। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है मेरा, मैंने आपको दिखा दिया है। कौन कौन से परफॉर्मर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमें करते हुए दिखे हैं परफॉर्म, ये आपने नोटिस कर लिया। वन ऑफ द रेयरेस्ट फिक्चर है जहाँ पर क्वींसलैंड एज एन बॉलिंग साइड उतना अच्छा नहीं कर पाई है। नहीं तो अगर आप
आपने याद होगा आपको कि आखिरी जो मैचेस हम कवर करे थे क्वींसलैंड की बॉलिंग हमेशा यहाँ पर अच्छी होती है इस मार्च कप के या फिर डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन यहाँ पर कभी भी उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, स्पेशली सिडनी में तो कभी भी नहीं। हालांकि आखिरी जो मैच उन्होंने विन किया था अपने बैटिंग के बलबूते पर जीता था, तब भी उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई थी, जो कि ब्रिस्बेन में हुआ था। तो ये है सारी चीज़ें जो हमारे पास हेड टू हेड से ऑब्जर्वेबल है। आई होप आपने सही से नोटिस कर लिया होगा। अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड पे। ये ग्राउंड है न्यू साउथ वेल्स का घर, ठीक है। तो ऑफकोर्स इनके ही परफॉर्मर्स जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको दिखेगा मोजेस हेनरिकेस का नाम 76, यहाँ पर भी डैनियल ह्यूजेस और यहाँ पर कर्टिस पैटरसन का एवरेज थोड़ा कम हो जाता है। अभी दो नामों को सीरियसली देख लेना, मोजेस हेनरिकेस और डैनियल ह्यूजेस, ठीक है। मोजेस हेनरिकेस चलिए फिर भी काफ़ी लोगों के टीम में होंगे भी। डैनियल ह्यूजेस के बारे में कुछ चीज़ें मुझे बताना है, कर्टिस पैटरसन उसके बाद है, लेकिन मोस्टली मुझे नहीं लगता कि इनको मौका मिलने वाला है। और बॉलिंग में से शॉन एबॉट तो नहीं है, और डैनियल सैम्स जो कल के मैच में आपके अवेलेबल होते हुए देखेंगे। जो बेस्ट फिगर आप देख रहे हैं इनका, ये क्वींसलैंड के अगेंस्ट में ही उन्होंने हासिल किया हुआ है। अच्छा, अभी आ जाते हैं और देखते हैं ये इस ग्राउंड पे जब मैचेस होते हैं तो क्या होता है। देखिए इनमें से कुछ मैचेस ऐसे भी हैं जो पिछले सीज़न के मैचेस हैं, और पिछले सीज़न में न्यू साउथ वेल्स की टीम में उतना एबिलिटी तो था नहीं कि वो बहुत बड़ा कुछ करें, तो हो सकता है कि उतना रेलिवेंट नहीं भी हो, लेकिन जितना है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, है ना। अच्छा, ये है आखिरी मैच जब ये जो करंट बॉलिंग लाइनअप है, मतलब पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन, जॉश हेजलवुड, सारे के सारे इंटरनेशनल जो बॉलर्स हैं, ये आखिरी मैच हुआ था जब ये सारे के सारे अवेलेबल थे। तो उस मैच में क्या हुआ था कि न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। हालांकि यहाँ पे भी डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ वगैरह खेले थे। अच्छा, डेविड वार्नर तो खेल ही रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। स्टीव स्मिथ भी कल के मैच में वापस आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ह्यूज रन बनाए थे, ठीक है। पेसर्स का अपर हैंड हमें देखने को मिला था। बॉलरों में से भी सिर्फ हेजलवुड ही हमें देखने को मिले थे जिन्होंने यहाँ पे बंचेस में विकेट निकाला हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स हार गई थी। उसके बाद अगर हम थोड़ा पुराना मैचेस देखेंगे तो हमें दिखेगा कि रन्स यहाँ पे बन जाते हैं। शॉन एबॉट, सैम्स के विकेट हैं। बैट्समैनों में से जो नाम अपने ऊपर देखे हैं उनमें से पैटरसन और हेनरिकेस। सैम्स की बैटिंग से भी कुछ रन। सैम्स का ये जो आप सीज़न देख रहे हैं ना, 18-19 का जो सीज़न था, ये ब्रेकआउट सीज़न था। यहाँ से उन्होंने डेब्यू करा था, तब बहुत ज़्यादा कमाल का परफॉर्मेंस उनका था। तो जो भी हो, उसके बाद एक और मैच अगर हम आ जाए, ज़्यादा रिसेंट मैचेस हुए नहीं हैं। हालांकि जो रिसेंट मैच हुआ था इस सीज़न में एक मैच, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर भी हमें दिखेगा कि 239 ही बना था, जो कि चेस भी नहीं हुआ था। बॉलरों में से सैम्स आपको कंसिस्टेंटली दिख रहे हैं। यहाँ से पैटरसन है, पेसर्स का अपर हैंड, ज़्यादा कुछ नहीं है। और पिछले सीज़न के मैचेस, ये तो सेकेंड लास्ट सीज़न का फाइनल था। इस सीज़न में जो एक मैच हुआ था वो अगर हम देखें तो न्यू साउथ वेल्स ने पहले बैटिंग करा था, जहाँ पर स्टीव स्मिथ, ओली डेविस, पैट कमिंस करंट स्क्वाड मेंबर से भी जाएंगे। पेसर्स का अपर हैंड, विक्टोरिया चेस नहीं कर पाई थी, कमिंस ने यहाँ पर विकेट निकाला था हैचर द्वाशूश के साथ। एबॉट का नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो नहीं खेलेंगे कल के मैच में, और न्यू साउथ यहाँ पर जीत गई थी। तो देखिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि इस ग्राउंड पे रिसेंटली बहुत ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं, ठीक है। पिछले सीजन में एक मैच, इस सीजन में एक मैच, उसके पहले थोड़ा पुराना मैचेस है। और पिछले सीजन के मैचेस को ज़्यादा देख के फ़ायदा है भी नहीं क्योंकि तब न्यू साउथ वेल्स की टीम उतना स्ट्रांग थी नहीं। जो एबिलिटी उनकी टीम में अभी है वो एबिलिटी उस समय नहीं था उनकी टीम में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बातें करके फ़ायदा नहीं है। लेकिन मोटा मोटा जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रन्स देखिए बन सकते हैं, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स जब अपने लगभग पूरी टीम के साथ यहाँ पर आई थी, 318 उन्होंने बनाए थे। उसके बाद जब हमें ये सब जो मैचेस देखने को मिले थे, जो क्वींसलैंड ने जो मैच खेला था ऑफकोर्स, तो यहाँ पर उन्होंने भी 363 बनाया था। क्वींसलैंड ने यहाँ पर एक मैच उन्होंने खेला हुआ है जो कि मेरे ख्याल से 2 सीज़न पहले था। तो क्वींसलैंड ने बैटिंग से यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जो कि करंट स्क्वाड मेंबर्स आपको हिजलेट। अच्छा, हिजलेट यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स बार बार आ रहे हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। आखिरी मेरे ख्याल से 2 हेड टू हेड मैच में भी इनका नाम था। उसके बाद बर्न्स, इनका भी नाम हमने देखा है, और पियर्सन। और बॉलरों में से कुनमन, टिकटी, स्टैनले, इन्होंने विकेट्स वगैरह निकाला था। हालांकि रन्स जो हैं दोनों तरफ से काफ़ी बने थे। हिजलेट का नाम यहाँ पर भी हमने शायद देखा था हेड टू हेड में, जी हाँ, यहाँ पर बर्न्स के साथ। और आखिरी सेकंड जो मैच हुआ था यहाँ पर भी हिजलेट के साथ बर्न्स के नाम थे। तो ये 2 नाम आपके सामने कई बार आ रहे हैं, जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं। अच्छा, तो ग्राउंड के बारे में यही बताया जा सकता है कि रन्स यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम पुराने मैचेस को देख के कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैचेस भी हुए थे जब न्यू साउथ वेल्स अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं थी, लेकिन जब थी तो उन्होंने 300 का ओवर हमेशा ही बनाया हुआ है। पेसर्स का अपर हैंड है। सिडनी का ग्राउंड हमेशा ही ये माना जाता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। स्पिनर्स के लिए उतना खास कुछ तो नहीं है, अगर बीच बीच में कोई स्पिनर एक आध विकेट निकाल ले तो निकाल ले, नहीं तो ज़्यादा कुछ हेल्प की उम्मीद आप जो है स्पिनर से नहीं रख सकते, ठीक है।
तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास आए हैं ग्राउंड से, यही कुछ चीज़ें थे जो हमारे पास हिट टू हिट से अवेलेबल थे। मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अभी रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कुछ प्लेयर्स के हैं स्पेसिफिकली, जी हाँ, लेकिन आपको बनाने हैं 11 प्लेयर्स की टीम। तो देखते हैं आगे कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वींसलैंड की तरफ से बात करी जाए तो उस्मान ख्वाजा का इस फिक्चर में रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा हाइप तो नहीं करूँगा, लेकिन ठीक ठाक है। 3 में 2 बार उन्होंने रन बनाया हुआ है। उसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स हमारे पास हिजलेट और बर्न्स का नंबर आ रहा है। अभी हिजलेट को कुछ लोग हो सकता है ले भी लें, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ख्वाजा और लैबुशेन यहाँ से ये 2 नाम हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद हिजलेट और बर्न्स में से कोई एक। और अगर देखिए कीपर सेक्शन में आपके पास पियर्सन के अलावा और कोई सही ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि गिल्स जो हैं ऑफ कोर्स उस तरह के फॉर्म पे तो नहीं नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के चांसेस उनको मिले हैं उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और बेटर ऑप्शन आपके पास ऑफ कोर्स पियर्सन ही है। और जिस तरह की बॉलिंग नज़र आई है हमें न्यू साउथ वेल्स की ओवर द सीज़न अभी तक, और जिस तरह का ट्रेंड भी है, उस हिसाब से पियर्सन के पास प्रॉपर्ली बैटिंग भी आनी चाहिए। तो इसीलिए पियर्सन ही आपके लिए बेटर जो है कीपर चॉइसेस में से आते हैं। बाकी अगर बात करी जाए तो माइकल नेसर का कुछ परफॉर्मेंस है इस फिक्चर में, उतना कंसिस्टेंट तो नहीं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। मैथ्यू कुनेमन, मैं हमेशा कहता हूं कि जब ब्रिस्बेन में मैचेस होते हैं आप कभी भी इनको मिस नहीं कर सकते। हमेशा ही इनके पास वहां पे बंचे से विकेट निकालने की एबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ये ब्रिस्बेन है नहीं, ठीक है। और अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं हमने उतना ज़्यादा जो है स्पिनर्स का रोल देखा नहीं है। हालांकि आखिरी जो मैच वो खेल के गए हैं 2 सीज़न पहले, उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था। तो सेफ ऑप्शन है आपके पास, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप चाहो तो ये एक ऑप्शन बन सकते हैं आपके पास, जो जिसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी मुझे यहाँ पर खास कुछ बताने के लिए नहीं लग रहा। बाकी अगर आप चाहो तो मैनेज करने के लिए सिलेक्शन परसेंटेज हिसाब से दे सकते हो, लेकिन मेरे लिए जो शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स होंगे क्वींसलैंड की तरफ से, ख्वाजा, लैबुशेन, इन दोनों में से मिनिमम एक या फिर पॉसिबल हो तो दोनों ही, और उसके बाद बॉलरों में से माइकल नेसर। तो ये कुछ 4-5 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर मैं कंसंट्रेशन देना चाहूँगा। अगर मैं न्यू साउथ वेल्स की तरफ से बात करूँ तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि किसको आप लेंगे किसको आप छोड़ेंगे बता पाना मुश्किल है। अभी देखिए डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, इनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं हैं और आप इनको छोड़ने की गलती भी नहीं कर सकते। दोनों ही बहुत ही अच्छे फॉर्म पर नज़र आए थे। स्टीव स्मिथ इंजरी के पहले भी जो लास्ट मैच खेल के गए थे, मतलब मार्च कप में, वहाँ पर रन बनाया था। हालांकि 4 डे मैचेस में दोनों के ही फॉर्म के थोड़े से इश्यूज़ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर आप कॉन्सिडरेशन नहीं रख सकते। तो दोनों को ही आपको लेके तो चलना पड़ेगा, भले ही आप कैप्टन भास्कर रन बनाओ नहीं बनाओ वो बात की बात है, तो लेके आपको चलना ही पड़ेगा। उसके बाद मोजेस हेनरिक्स मेरे लिए मस्ट हैव है, मैं इनको मिस नहीं करना चाहूँगा इस मैच पर। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है कि समझ लीजिए अगर इनको प्रॉपर्ली बैटिंग नहीं मिले तो वो एक इशू हो सकता है, नहीं तो मोजेस हेनरिक्स के बारे में कुछ भी नेगेटिव बताने के लिए नहीं है। और मैं कभी भी, मतलब जब वो आउट ऑफ फॉर्म भी रहे हैं तब भी मैं सिडनी के ग्राउंड पे तो मोजेस हेनरिक्स को अवॉइड नहीं करना चाहता। अभी देखिए परफॉर्म नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है, रिकॉर्ड्स तो आपने देख ही दिए कैसे कैसे हैं, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन ये है कि सिडनी के ग्राउंड पे आप मोजेस हेनरिक्स को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और उसके बाद बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जो परफॉर्मर आ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि स्मॉल लीग में 5% लोग भी ऐसी होंगी, 5% लोग भी ऐसे होंगे जो डैनियल ह्यूजेस को स्मॉल लीग में लेंगे। डैनियल ह्यूजेस बहुत दिनों से फॉर्म पर नहीं है, सही बात है, लेकिन इनके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ। देखिए सिडनी के ग्राउंड पे इनके भी आपने देखा है रिकॉर्ड अच्छे हैं, जब मैंने ऊपर आपको दिखाया था। एक और ऑब्जर्वेशन है कि डैनियल ह्यूजेस भी थोड़ा सा लेट ब्लूमर है। लेट ब्लूमर मतलब थोड़ा सा लेट वो स्टार्ट करते हैं अपने जो अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, और जब वो स्टार्ट करते हैं तो लगातार उनके परफॉर्मेंसेस जो आते जाते हैं। अभी क्या है कि लीग स्टेज के मैचेस तो एक ही हैं, अगर वो फाइनल में गए तो शायद एक और मैच उनको मिल जाए, लेकिन लीग स्टेज का यही आखिरी मैच है और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका डैनियल ह्यूजेस के पास हो सकता है अभी तक जो शांत गया है उनका पूरा सीज़न, उसको कुछ मसालेदार बनाने का, ठीक है। और इस फिक्चर में भी उनके रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं, ग्राउंड में भी रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़े आउट ऑफ द बॉक्स एक प्लेयर न्यू साउथ वेल्स की टीम से डैनियल ह्यूजेस होने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊं तो डैनियल सैम्स, बॉलरों में से, ऑलराउंडरों में से आप इनको है मिस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पेस इशू आ सकता है, उसको देखना पड़ेगा कि हम कैसे मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद नीचे आपको मिलेंगे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लियोन, जॉश हेजलवुड। अभी देखिए नाम ही इतने बड़े बड़े हैं, आपका तो मन ही चाहेगा कि मैं सारे ही बॉलर्स को ले लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनमें से जितना मैं रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कह सकता हूँ कि पैट कमिंस के रिकॉर्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, हमेशा ही वो विकेट लेते हुए दिखे गए हैं इस पिक्चर में। जिस बॉलर का अभी तक नाम नहीं आया है इस पिक्चर में वो है जॉश हेजलवुड,
ठीक है। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो जॉश हेजलवुड जितना सक्सेसफुल मुझे होते हुए दिखे सिडनी के ग्राउंड पे, उतना सक्सेसफुल तो मुझे और कोई बॉलर होता हुआ नहीं दिखा है। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो आखिरी जो सीज़न का जो आखिरी मैच हुआ था जहां पे ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल थे, वहां पर भी जॉश हेजलवुड ने मतलब ओवर पावर कर दिया था सारे जो बॉलर्स थे न्यू साउथ वेल्स के, चाहे वो कमिंस हो, चाहे वो स्टार्क हो, चाहे वो लियोन हो, सबको। ठीक है। और यही एकमात्र बॉलर अभी तक रह गए हैं, जिसका कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि अभी ये एकमात्र बॉलर रह गए हैं इस पूरे फिक्चर में जिनका बंचेस में विकेट नहीं आया है। नहीं तो बाकी सबका आया है, आप नोटिस करेंगे सैम्स, कमिंस, लियोन, स्टार्क सबका आया है, लेकिन हेजलवुड का अभी तक नहीं आया है। तो ये एक चीज़ है, अगर आप चाहो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, अगर आप इग्नोर करना चाहो, अगर आपको लग रहा है कि आप स्टार्क को लेना चाहते हो तो स्टार्क को ले लो, लियोन लेना चाहो लियोन, हालांकि मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा, हालांकि क्योंकि इस पिक्चर में इस पिच में उतना ज़्यादा जो है हमें स्पिनर्स का काम नहीं दिखा है, लेकिन अगर आप चाहो तो ले सकते हो। बाकी कन्फ्यूजन जो है आपका हो सकता है स्टार्क और हेजलवुड के बीच में, उसीलिए मैंने बताया कि हेजलवुड मेरे लिए प्रायोरिटी ज़्यादा रखेंगे। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप सामने देखेंगे तो काफ़ी सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं, पियर्सन नहीं, तो काफ़ी सारे डिफरेंट बैट्समैन हैं जो हो सकता है कि स्टार्क को इजीली खेल भी जाए, तो ये भी एक चीज़ हो सकता है, तो देखना पड़ेगा। बाकी मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है और मुझे क्या गट फीलिंग आ रहा है, लॉजिक नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या है मैंने आपको बता दिया है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस यहाँ पे बेंच पे मुझे लगता है कर्टिस पैटरसन को ही बाहर बैठना पड़ेगा। एक चेंज हो सकता है कि ओली डेविस या कर्टिस पैटरसन में से कोई एक खेले, हालांकि मुझे लगता तो नहीं कि दोनों में से जो भी खेलेंगे उनका कोई रोल आने वाला है, लेकिन ये एक हो सकता है, क्योंकि ओली डेविस लेकिन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे फॉर्म पर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए इस तरह की सिचुएशन में इनको ड्रॉप करेगी टीम। और बेन बाशुइच भी बहुत अच्छे फॉर्म पर है, लेकिन ऑफकोर्स आपको यह भी पता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऊपर तो इनको ऑफकोर्स प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो उस्मान ख्वाजा और मानुष लैबुशेन सेवेस्ट्री में होंगे। लैबुशेन को काफ़ी लोग इसलिए भी कैप्टन बना रहे हैं क्योंकि वो ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है, हालांकि बॉलिंग तो वो करवा नहीं रहे हैं, है बैट्समैन ही, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में है तो लोग कैप्टन बना रहे हैं। और उसके बाद विल्डरमुथ और कुनेमन यहाँ से बॉलरों में से, हालांकि कुनेमन का कितना रोल आएगा इस ग्राउंड पे उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट तो है। हो सकता है अगर मुझे कहीं पे रिस्क लेना पड़े तो मैं ये एक सबसे हाई सिलेक्टेड प्लेयर हो सकते हैं जिनके ऊपर मैं रिस्क लूँ। और उसके बाद रिस्क लेना है तो बर्न्स और या फिर आप स्टिकट को करना हिजरट को भी कंसिडर कर सकते हो बैट्समैनों में से। और यहाँ पर नेसर और विल्डरमुथ से कोई एक। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से बात करी जाए तो देखिए मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अगर न्यू साउथ वेल्स की तरफ से किसी को लोग कैप्टन बैट्समैन बनाएंगे तो इन दोनों को ही बनाएंगे। ठीक है, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ। अभी क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है, क्या रीज़न है, रीज़न यही है कि नाम बहुत बड़ा है, तो कोई स्टैट या कोई रिकॉर्ड इसकी ज़रूरत है नहीं, या कोई पता है मुझे ही पता है, इसलिए कैप्टन मैक्सन आप बनाओ नहीं बनाओ टीम में तो आपको रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद मोजिस हेनरिकेस और पैट कमिंस यहाँ से। और रिस्क लेना है तो डैनियल ह्यूजेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा मैच हो सकता है जहाँ पर एक एक प्लेयर के लिए भी आपको तरसना पड़े अगर वो परफॉर्म नहीं करे तो हो सकता है रिस्क, लेकिन मैं ये रिस्क ले सकता हूँ अपनी टीम में। और बॉलरों में से हेजलवुड और डैनियल सैम्स आपके लिए ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें, और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। देखिए ये जो मैच है बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे हाई क्रेडिट वाले जो प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल होंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को तो सारे के सारे हाई क्रेडिट वाले प्लेयर्स को लेके चलना है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर डैनियल ह्यूजेस को रखा है 8.5 क्रेडिट में, बैट्समैन में है। और रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, काफ़ी रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इनको लिया है। ऑप्शन के तौर पे 8.5 क्रेडिट में आपके पास रेनशॉ का आ सकता है। रेनशॉ को बॉलिंग भी दी जा सकती है कभी कभार, डेली उनको नहीं दी जाती है, आखिरी मैच में दिया गया था, स्पेशली अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामने हो। अगर आपने आखिरी मैच में नोटिस करा होगा, एलिस केडी को उन्होंने आउट करा था जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और विदरवॉल्ट को लिए भी उनको काफ़ी हद तक स्टिक करा गया था, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो हो सकता है कि डेविड वार्नर के लिए रेनशॉ को कहीं से मैनेज करा जाए, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। ओली डेविस का ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर आप नोटिस करेंगे मैंने स्टीव स्मिथ रखा है, वार्नर रखा है, हेनरिकेस रखा है, ह्यूजेस को भी रखा था, तो ओली डेविस का रोल इस टीम में तो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने नहीं रखा है। बाकी ऑप्शंस की बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में डिसेंट ऑप्शंस में से आपके पास विल्डरमुथ का ऑप्शन है, डैनियल सैम्स का ऑप्शन है, जिनको आप ले सकते हो। ऑफकोर्स अगर स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट होती है तो डैनियल सैम्स भी आप यहाँ पे समझ लीजिए मैनेज कर लिएगा आप, जो कि काफ़ी लोग ले भी सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 में से प्रॉपर 4 जो बॉलर्स हैं हमारे पास वो अवेलेबल हो जाएंगे, सिर्फ नेथन लियोन ही नहीं रहेंगे।
उनका क्रेडिट भी नहीं होगा। तो बाकी के 4 बॉलर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। क्वींसलैंड चाहे जितना भी रन बनाए, अगर 10 विकेट गिरते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द बॉलर्स हमारे कवर्ड हैं और यहाँ पर 3 बैट्समैन भी आ गए। और अगर पहले बैटिंग होती है तो डैनियल सैम्स के जगह पर आप अगर चाहो तो ले सकते हो डैनियल ह्यूजेस को, ठीक है। और अगर यहाँ से क्वींसलैंड की तरफ से देखा जाए तो मैंने कोई भी बॉलर नहीं लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो पैट कमिंस को मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा और हेजलवुड को नहीं छोड़ना चाहूँगा, ठीक है। हेजलवुड एक तो मेरे को कम क्रेडिट में मिल रहे हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सिडनी के ग्राउंड पे हमेशा ही हेजलवुड अच्छा करते हैं दैन एनी अदर बॉलर्स, ठीक है। और स्टार्क का भी ऑप्शन है, लेकिन 9 क्रेडिट वो ले रहे हैं। तो अगर मुझे किसी बॉलर को यहाँ से ड्रॉप करना पड़े, जो कि मैं चाहता तो नहीं, लेकिन अगर करना पड़े तो मैं स्टार्क को ही करूँगा। और उसके जगह पर आपके पास जो ऑप्शंस हैं स्टार्क के जगह पर, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुनमन, जिनको काफ़ी लोग ले रहे हैं, लेंगे सभी। कैप्टन भास्करम शायद कोई नहीं बनाएगा जब न्यू साउथ वेल्स के आगे से मैच होगा तो। इसके सिवाय आपके पास बार्टलेट का भी ऑप्शन है। ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं, आप देख ही सकते हैं जो खेलेंगे। मतलब इनकी कोई रिकॉर्ड्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो ले सकते हो। कुनमन मैं कह सकता हूँ आखिरी बार जो वो खेले थे इसी ग्राउंड पे, हालांकि वो दूसरे ओपोनेंट के अगेंस्ट में, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, वहाँ पर उन्होंने 3 विकेट निकाला था, ठीक है। तो कुनमन एक ऑप्शन आपके पास बन सकते हैं। अगर आप कुनमन को लेते हो, आपके पास 0.5 क्रेडिट बचेगा भी, जिसके हिसाब से आप यहाँ पर माइकल लेसर भी कहीं से अगर चाहो तो मैनेज कर सकते हो, मतलब ऐसा, ठीक है। तो यही कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं। देखिए, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर को मुझे तो नहीं लगता कि दोनों एक साथ चलेंगे। ये मेरा गट फीलिंग है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। लेकिन क्या है कि स्मॉल लीग में आप ये मिस्टेक नहीं कर सकते। अगर आप दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो तभी जाके आपके पास ऑप्शन आएगा। समझ लीजिए आप यहाँ पे स्टीव स्मिथ को ड्रॉप कर रहा हूँ, तभी जाके आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप मार्नस लैबुशेन को ट्राई कर सको। अभी आप मुझसे पूछ सकते हो कि मार्नस लैबुशेन को ही मैंने क्यों ड्रॉप किया, क्यों मैंने ख्वाजा को या फिर इवन जो बर्न्स को नहीं ड्रॉप किया। देखिए, जो बर्न्स 9 क्रेडिट में मिल रहे हैं, ठीक है। और 9 क्रेडिट में आपके पास बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शन आएगा भी नहीं। और जो बर्न्स के हमने रिकॉर्ड्स भी देखे, ठीक ठाक है। फॉर्म में भी वो अच्छे खासे थे। आखिरी मैच पर डिमोटेड हुए थे, काफ़ी नीचे बैटिंग आई थी, 4-5 ओवर ही बाकी था तो हिट करने के चक्कर में आउट हुए थे। लेकिन ये फॉर्म पर है, रिकॉर्ड्स भी डिसेंट है, तो मैंने रख लिया है। अगर ये 30-35 रन बना देते तो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। 10 क्रेडिट का कोई बैट्समैन मैं जो बर्न्स को ड्रॉप करके ऑफकोर्स मैनेज नहीं कर सकता था। और लैबुशेन को मैंने क्यों ड्रॉप किया है, लैबुशेन आखिरी मैच के पहले तक, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट में था, जो कि काफ़ी मतलब वीकर बॉलिंग लाइनअप की टीम है, जो आपको पता ही होगा, उनको छोड़कर लगातार फेल हो रहे थे इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। और यहाँ पर तो फिर भी न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग की बात हो रही है, जिनका रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं और जिनके परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये चांस लिया है। चांस ही होगा जो कि आपको लेना ही पड़ेगा। आप सारे के सारे 10 क्रेडिट के या 9 क्रेडिट के प्लेयर्स को लेके टीम नहीं बना सकते, ठीक है। तो जिस तरह का टीम हमने बनाया था, अगर हम इस तरह का टीम बना के चलें, अगर इस तरह का टीम हम बना के चलते हैं तो हमारे पास कैप्टन भास्कर के जो चॉइसेस आते हैं, ऑफ कोर्स डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ में से किसी को आप बना सकते हो। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है, बाकी सारी जनता बना सकती है। तो मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में बहुत इशू होगा। और यहाँ से मोजेस हेनरिकेस, अगर आउट ऑफ द बॉक्स इन फॉर्म कोई बैट्समैन आपको चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, स्पेशली मिनी ग्रैंड लीग समझ लीजिए खेल रहे हो आप सिंगल टीम से, तो वहाँ पे डैनियल ह्यूजेस को एक ट्राई ज़रूर कर लेना। डैनियल ह्यूजेस के सारे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, इस फिक्चर में भी, इस ग्राउंड पे भी, सिर्फ फॉर्म का थोड़ा लोचा है। लेकिन ऑब्जर्वेशन मेरा यही है कि जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ते जाते हैं, डैनियल ह्यूजेस अपना रंग दिखाते हैं, तो क्या पता यही जो है सही टाइम हो जाए उनके लिए। और अगर क्वींसलैंड की तरफ से बातें करें तो मुझे बहुत ज़्यादा तो किसी पे भरोसा नहीं आ रहा है। सिर्फ उस्मान ख्वाजा बड़े प्लेयर हैं जिनके पास बड़ी इनिंग्स खेलने की एबिलिटी है, या फिर लैबुशेन में से आप अगर देखना चाहते हो तो यही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्वींसलैंड की तरफ से आप किसी को कैप्टन भास्कर बनाना चाहोगे, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें, मैंने कोशिश करी है जितना इन डेप्थ हो सके सारे के सारे प्लेयर्स कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किन किन प्लेयर्स के ऊपर आप चांस ले सकते हो, वो सब कुछ आपको समझाने के लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आया हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, काफ़ी मेहनत लगती है ये सब कुछ समझाने में, और लॉजिक के साथ समझाया है मैंने। कोशिश करा है जितना हो सके लॉजिकली बातें करने का। ऐसे ही इसको ले सकते हो, उसको ले सकते हो, वो कर सकते हो, ऐसा नहीं बताया है मैंने। आपने पूरा वीडियो अगर देखा होगा तो आपको लॉजिक भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे मस्टली ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।